यस, नमस्कार स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। एक बार फिर से आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक अभिनंदन, वेलकम। आज का अपना जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो है कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स कंजक्शन को लेकर। कंजक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कंजक्शन में आप लोग देखें, कंजक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जोड़ने वाले शब्द होते हैं, अपन ऐसा कह सकते हैं। दो नाउन को, दो प्रोनाउन को, दो एडजेक्टिव को, दो क्लोजेस को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंस को जो जोड़ने के लिए काम में आते हैं, उनको ही हम लोग कंजक्शन कहते हैं। खैर, कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर अगर हम बात करें कंपटीशन एग्जाम्स की, तो थ्योरी जो होती है ना, कॉन्सेप्चुअल, वो कम आती है। जो फंक्शनल ग्रामर है, जैसे हम लोग आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो प्रश्न कैसे आते हैं, कौन से वो कंजक्शन होते हैं जिनसे अधिकतर वो प्रश्न उठा रहे हैं, उसके ऊपर हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। तो ये तो बस जनरल मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा सा लिया है, क्या है कंजक्शन, कैसे प्रश्न बनेंगे इसके ऊपर, कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जा रहे हैं, इस विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं आज। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्क्रीन पे क्वेश्चंस हैं आपके सामने। बोथ इंडिया, फिल इन द ब्लैंक्स, पाकिस्तान हैव डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स। भारत और पाकिस्तान दोनों ने न्यूक्लियर वेपन जो है वो मतलब विकसित कर लिए हैं, डेवलप कर लिए हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है। तो यहाँ पे जनरल सी बात है, बोथ के साथ में आपको हमेशा कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना होगा, एंड लगाना होगा। बोथ एंड, बोथ एंड का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मेरा यहाँ पे जो आंसर आएगा वो तो क्लियर हो गया, एंड। यहाँ पे जो आंसर है वो तो क्लियर हो गया, एंड आएगा। अब यहाँ पे देखो, बोथ के बाद में नाउन आप कैसा लगाएंगे, तो बोथ के बाद में सिंगुलर नाउन आ सकता है, फिर आपका एंड आ सकता है। एस एन का मतलब सिंगुलर नाउन, एक वचन की क्रिया। अगर आप इसके बाद में अगर आपको वर्ब लगानी हो तो ये ध्यान रखें आप लोग, प्लूरल का वर्ब आएगा। बोथ के बाद में सिंगुलर नाउन, एक वचन की संज्ञा है, फिर एंड से आपने कनेक्ट किया है, फिर आपका सिंगुलर नाउन है, और वर्ब अगर आप लगाएंगे तो वर्ब इसके साथ में प्लूरल वाली आएगी, बहुवचन वाली आएगी। सारा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा कंजक्शन को लेकर। देखो, जो स्टूडेंट्स अभी मेरे चैनल पे आए हैं, मैं उनसे फिर कहना चाहूंगा, करीबन 11-12 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं आप लोगों के साथ में, टेंस को लेके, एक्टिव पैसिव को लेकर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को लेकर। देखो, सबसे पहले आपको जब इंग्लिश सीखते हैं तो आपको अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी ही होती है। जिस विद्यार्थी की ग्रामर अच्छी होती है वो विद्यार्थी बाद में आगे चल के इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग बनता है। हाँ, ये अलग बात है कि आपकी वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, शब्दकोश आपके पास होना चाहिए। आने वाले क्लासेस में आपको उस चीज के ऊपर भी फोकस करेंगे। जो स्टूडेंट 12th क्लास में पढ़ते हैं, 12वीं वाले जो बच्चे हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में भी आएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड, क्योंकि कंजक्शन ना केवल आपकी कंपटीशन में बल्कि 12th वाले बच्चों के लिए एग्जाम में भी आते हैं, और इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं जैसे हम आपको करवा रहा हूं। तो ये पहला क्लास है कंजक्शन का, आप सब विद्यार्थी इसको पढ़ना और ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट्स के पास ये पहुंचाना जो दूर दराज इलाके में रहते हैं। कहीं कहीं ऐसे भी स्कूल होते हैं जहाँ पे प्रॉपर फैकल्टीज नहीं उपलब्ध हो पाती बच्चों को, तो उन बच्चों को भी बेनिफिट हो सके, हमारा कहने का उद्देश्य ये है। और मैं तो देखो आपको इतनी बात कहना चाहूंगा कि अगर आपके कहने से किसी विद्यार्थी का भला हो रहा है तो आप जरूर कहिएगा, समझे। तो ये आपका बोथ एंड का कॉन्सेप्ट है, ये पहले सवाल का समझाया मैंने यहाँ पे। देखो, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ, पहला क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया,
सेकंड क्वेश्चन की बात करें, सी इज नाइदर ब्यूटीफुल खालिस्तान इंटेलिजेंट। देखो नाइदर की अगर हम बात करते हैं, नाइदर के साथ में नोर आता है। एक बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, यहां पे बताता हूं नाइदर नोर की, सेकंड सवाल की थ्योरी समझा रहा हूं मैं। यहां पे मैंने अभी बताया है आपको, नाइदर के साथ में नोर आएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो, ये एक नेगेटिव वर्ड है, नाइदर नोर। तो इसका मतलब एक बात तो इसमें क्लियर है, इसके साथ में आप नोट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भाई मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि नाइदर और नोर जब आप लगा रहे हैं तो इसके साथ में नोट नहीं लगेगा। ये बात आप क्लियरफाई रखें, क्लियर करके रखें, समझ गए? देखो अगर नाइदर नोर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, जैसे नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स, उस स्थिति में यहां पर जो वर्ब आएगी वो आएगी सेकंड जो आपका सब्जेक्ट होता है। अगर ये सब्जेक्टिव केस बन रहे हैं, समझ गए? अभी जो अपना सवाल है वो तो वहां पे सी की विशेषताएं हैं, दोनों एडजेक्टिव हैं, दोनों एडजेक्टिव के बीच में नाइदर नोर आपने लगाया है। इस स्थिति में वर्ब, अपने वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ेंगे, 10th वाले बच्चों के वर्ब का एग्रीमेंट चलता है अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट। क्योंकि कंजक्शन चाहे वो 10th का हो, चाहे वो 9th का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, सबको पढ़ना चाहिए। क्योंकि इंग्लिश को जोड़ना आने के लिए, वाक्य बनाने के लिए आपको ग्रामर के टॉपिक्स की बहुत आवश्यकता होती है, ठीक है ना? तो इस स्थिति में नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स खालिस्तान, ऐसे वर्ब एग्रीमेंट में यहां से अगर क्वेश्चन आता है गोन फॉर पिकनिक, इस प्रकार का सवाल आपको देखने को मिलता है वर्ब एग्रीमेंट से लेकर, तो उस स्थिति में जो आपकी वर्ब आती है वो सेकंड सब्जेक्ट से आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे मेरा वर्ब आ जाएगा, है वाला वर्ब आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स की अगर हम बात करें तो वो प्लूरल है, और प्लूरल है तो वर्ब सेकंड सब्जेक्ट से आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहें, हर टॉपिक इंटरकनेक्टेड होगा। ये कभी ना सोचे कि ये मेरे सिलेबस का नहीं है, पहली बात ये दिमाग में रखें। क्योंकि एक टॉपिक दूसरे से जुड़ा होता है। कंजक्शन तो आखिर पूरा मतलब पूरा कॉन्सेप्ट है। पहले मैं आपको समझा के आया हूं कि बोथ हैंड कैसी वर्ब लेगा, नाइदर नोर अभी आपके सामने है। जो जो एग्जांपल्स आते जाएंगे वो मैं आपको समझा जाऊंगा। दोनों में से कोई नहीं, नाइदर नोर, दोनों में से कोई नहीं, ये इसका कॉन्सेप्ट होता है, हिंदी में अर्थ होता है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। दोनों में से कोई नहीं, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है? नाइदर नोर नेगेटिव वर्ड है, नोट नहीं लेगा। सब्जेक्टिव केस में अगर आता है, सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग होता है, तो नाइदर ही नोर हिज फ्रेंड्स फिलअप खालिस्तान। वर्ब अगर आपसे पूछ ले उस समय, क्योंकि ये 10th वाले बच्चों से वर्ब एग्रीमेंट पूछता है, 12th वाले बच्चों से कंजक्शन बनने के लिए पूछता है, तो बहुत दोनों क्लासेस के लिए और हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पे है आपका आंसर हो जाना चाहिए था। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगर देखो इंडिया इज नॉट रिच शो, यहां पे आपका आंसर आएगा एज। अब मैं आपको सारा डिटेल समझाऊंगा, जैसे सेकंड क्वेश्चन में आपको समझा गया हूं। अलग स्क्रीन पे जा रहा हूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते रहें, पिछला क्वेश्चन जैसे आपने किया था तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। ये अभी दूसरा क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन है यहाँ पे। अभी मैं तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके, तीसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम देखें तो मैंने यहां पे बोल दिया है इंडिया इज नॉट शो रिच। देखो शो और एज का क्या कॉन्सेप्ट है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, और अगला सवाल आ रहा है एज और एज को लेकर, दोनों के बारे में बात करेंगे। तो यहां पे तो आपका आंसर सी इज नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इंटेलिजेंट हो जाएगा, दूसरे का आंसर यहाँ पे नोर हो जाएगा, तीसरे का आंसर यहाँ पे एज है, और चौथे का भी एज है। मैं दूसरा सवाल आपसे डिस्कस कर चुका हूं, तीसरा और चौथा दोनों सवाल, जूही इज एज ब्यूटीफुल एज माधुरी।
हिंदी अर्थ करें जूही उतनी ही सुंदर है जितनी माधुरी है। और तीसरे का है इंडिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका। भारत उतना अमीर नहीं है जितना कि अमेरिका है। तो इस सवाल को हम समझते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा मैं। यहाँ पे एक होता है एज और एज, और एक होता है शो और एज। दोनों की पूरी इंग्लिश आपको सिखाऊंगा। एज एज का मतलब होता है, ये तीसरा सवाल, ये चौथे सवाल का आंसर है, ध्यान रखना। और ये आपका तीसरे सवाल का आंसर है। उतना जितना, एज एज का मतलब क्या होता है? उतना और जितना। और शो एज का हिंदी मीनिंग होता है उतना नहीं जितना कि। दोनों के दोनों तुलनात्मक बातें करते हैं, कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हम अपने शब्दों में कहें, कंपैरेटिव केसेस में इस्तेमाल करते हैं। अगर अपन कॉन्सेप्ट इसका देखें तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब कोई आएगा, ठीक है। उसके बाद में एज, और उसके बाद में आएगी पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। फिर आएगा एज, और उसके बाद में आ जाएगा नाउन या प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये आपका एज एज का। देखो, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव कौन होते हैं? अगर एडजेक्टिव की बात करें तो स्टूडेंट्स ये विशेषण होते हैं। और पॉजिटिव डिग्री होता है उसका रूट वर्ड, मूल शब्द, जैसे आपने लिखा। और एज एज का प्रयोग आप आफर्मेटिव में भी लेते हैं काम में। आफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य और नेगेटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग करते हैं। आपका एग्जाम्पल ये था, जूही इज एज ब्यूटीफुल खालिस्तान माधुरी। ये सवाल आपने देखा था अभी, तो यहां पे मैंने आंसर यहां पे एज कर दिया था। और ये देख लो आप लोग, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब, यहां पे देखो, यहां पे लिखा हुआ है एज, और ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है आपका। और इसके साथ में एज अगर यहां पे आ गया तो आपको आगे वाले में एज ही लेकर आना है। हिंदी अर्थ हो गया उतना जितना। तो जूही इज एज ब्यूटीफुल एज माधुरी। जूही उतनी ही सुंदर है जितनी माधुरी। समझ गए? तो यहाँ पे एज एज का यूज करेंगे हम लोग। और एक यहाँ पे मैंने शो एज लिखा है, इसके बारे में और बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इसका प्रयोग केवल और केवल नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्यों में किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपके नकारात्मक वाक्य होते हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है आप यूं समझ लेना, सब्जेक्ट, वर्ब, और वर्ब के बाद में नेगेटिव नोट तो आएगा ही आएगा। फिर शो, उसके बाद में एडजेक्टिव कोई भी ऊपर समझा के वैसे ही, फिर एज, और उसके बाद में क्या? नाउन या प्रोनाउन। ये देख लो आप लोग, ये आपका शो एज का स्ट्रक्चर रहेगा। अब अगर इस क्वेश्चन की बात करें जो अपने सामने था, तीसरा सवाल था, इंडिया इज नॉट सो रिच एज अमेरिका। यही सवाल था अपना। भारत उतना अमीर नहीं है जितना अमेरिका है। बन जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन अभी तो नहीं है उतना, क्योंकि हम पॉपुलेटेड ज्यादा हैं, जनसंख्या थोड़ी ज्यादा है हमारी। ये भी एक बड़ा रीजन होता है किसी भी देश की अमीरी को, मतलब बाधा बनने के लिए, बाधा बनती है कोई चीज के लिए। तो इंडिया इज नॉट शो, शो के बाद में यहां पे क्या लग गया? एज। तो ये आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरे और चौथे सवाल का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है।
12th वाले बच्चों के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का ये कॉन्सेप्ट आता है आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, और मैं गारंटेड कहता हूँ जितने सवाल मैं कराऊंगा यहाँ पे आप लोगों को इस क्लासेस में, एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, इस कॉन्सेप्ट बाहर नहीं जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे वर्ब लगाना भी सीख के आए हैं, आई होप सो। आपने स्क्रीनशॉट वगैरह ले लिए होंगे। आगे चलते हैं। ये मैं आपको नाइदर नोर का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, ये आपको मैं एज एज का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, ये आपका शो एज का कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में यहाँ पे देखो आप लोग नाइदर नोर का कॉन्सेप्ट है। हर एक जो कॉन्सेप्ट आपका आएगा उसके ऊपर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। ये भी हो गया, चौथा सवाल हो गया अपना। पांचवें सवाल का सबसे पहले मैं आज आपको करने के लिए कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको क्लास को ठंडे दिमाग से बैठ के अपने नोट्स बनाने हैं और एकदम से पूरे टॉपिक्स को पढ़ते हुए चलना है, क्योंकि आज की क्लास ज्यादा यूजफुल भी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपके लिए एक नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है। जब आगे की क्लासेज आएंगी, चौथी या तीसरी क्लास आएगी, वहां पे मैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन बोलूंगा, तो वहां पे एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि आज पूरी कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल है। हाँ, बिल्कुल सवाल डाले हैं हमने, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा है, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाए जाएंगे। जैसे ऊपर आपने बोथ हैंड का कॉन्सेप्ट समझा, उसके बाद में आप नाइदर नोर का समझ गए, फिर शो एज का समझ लिया, एज एज का समझ लिया। अब यहाँ पे मैं ये कहूंगा, इसके अंदर आंसर जो आएगा वो ऑल्दो आएगा। ये तो रही आंसर की बात, टेंशन नहीं लेना, आंसर को देख के घबराना नहीं, क्यों आ गया, कैसे आ गया, समझ में नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। आगे पॉइंट टू पॉइंट देखोगे ना तो चीजें समझ में आएंगी, ये क्लियर मानिए आप लोग। तो यहां पे मैंने कहा ऑल्दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, येट का मतलब होता है फिर भी, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट, फिर भी वह बेईमान नहीं है, हालांकि वो गरीब है। अब क्या है ऑल्दो, कैसे लेते हैं, तो आ जाइए इस स्क्रीन के ऊपर, और इस स्क्रीन के ऊपर 5 नंबर मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये 5 नंबर सवाल का सॉल्यूशन है, ये कभी मत बोलना। दोनों चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका तो एक साथ ले लेना, सारे सवाल आपके पास रहेंगे। और यहाँ पे जो अब समझाऊंगा वे ऑल्दो और येट के आंसर है। ऑल्दो के साथ में आंसर आपका आता है येट, ये देखो, यद्यपि या हालांकि, और ये होता है फिर भी। देखो ऑल्दो येट जब आते हैं, ये कॉन्ट्रास्ट करता है मेरे भाई, क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट को हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। एक बात दूसरी बात का विरोध करेगी, उसी को हम कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, ठीक है ना। देखो सवाल ये था, ऑल्दो हालांकि, ही इज पुअर, वह गरीब है। अब जरूरी नहीं कि सारे गरीब जो लोग होते हैं वो बेईमान हो, ये जरूरी भी नहीं है, तो ये विरोधाभास होगी। येट इसके साथ में आप आंसर लगे, ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट, ऑनेस्ट का अपोजिट वर्ड होता है, वह बेईमान नहीं है, ठीक है। वो अलग बात है कि ही इज पुअर, फिर भी ऑल्दो के साथ में आपको येट लगाना है। इतनी सी बड़ी इंग्लिश है ऑल्दो येट की। जब भी आपको येट आगे दे दे, इस तरफ खालिस्तान पूछे, स्टार्टिंग में ही खालिस्तान पूछेगा आपको, शुरुआत में ही खालिस्तान पूछेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट के साथ में उसका आंसर आप लेके आ सकते हैं। ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज नॉट डिसऑनेस्ट। और मैंने स्टूडेंट्स आपको समझा दिया है, ऊपर लिख दिया है, ज्यादा मुझे लगता नहीं कि सवाल के बारे में और बातचीत की जाए, आपका आंसर भी इसमें क्लियर हो जाएगा। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट सवाल। देखो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने है सवाल, और जो जो पेजेस बदल रहे हैं आपको उसके कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। मैंने अभी 5 सवाल करवाए हैं, लेकिन 5 के 5 सवालों में 5 कॉन्सेप्ट हैं तुम्हारे लिए। सारे बच्चे अपने नोट्स बना के रखना, इसके माध्यम से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा अपनी इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करने के लिए। कोई भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, नेवी एयरफोर्स एनडीए की तैयारी कर रहा है, बैंक की तैयारी कर रहा है,
एलडीसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है और तमाम प्रकार के एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश आती है, उन सभी एग्जामों का ये हिस्सा रहता है कंजक्शन। और हम लोग इंग्लिश वाले टीचर्स ये बोलते हैं 8 टॉपिक जो इंग्लिश की रीड है, मतलब टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, कंजक्शन हो गया, वर्ब एग्रीमेंट हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है ना, आर्टिकल डिटर्मिनर्स हो गए। ये सारे टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं तुम बच्चों के लिए। तो तुम सभी स्टूडेंट्स इन टॉपिक को सबको आना चाहिए, से भले ही तुम कौन सी भी क्लास में पढ़ रहे हो। कोई सोच रहा है कि ये 12th क्लास का टॉपिक है, मेरे नहीं है, कोई सोचता है 10th का है। मैं कहता हूँ अपनी नॉलेज को इंप्रूव करना है ना, तो अपने सब पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। क्योंकि जब 12th के बाद में तुम कोई एग्जाम देने जाएंगे ना, या जो कंपटीशन वाले बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वो इस चीज का फेस कर रहे हैं कि यार ये चीज हमने उस टाइम नहीं पढ़ी ढंग से, तो हमें आज कितनी समस्या आ रही है। नेक्स्ट सवाल हम लोग करेंगे, ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट समझाए थे, वो है ऑल्दो येट का, ये एज सो एज का समझाया है, ये नाइदर नोर का समझ लिया हमने, और ये अपना आ गया। नेक्स्ट सवाल, ही गेव मी नॉट ओनली, बहुत इजी जी आंसर है। यहां पे अगर आप आंसर की बात करें तो ये आंसर आएगा बट ऑल्सो। अब ये आंसर क्या आएगा, कैसे आएगा, वो तो हमें आपको समझाना पड़ेगा। ही इज नॉट ओनली पुअर, वह ना केवल सॉरी, ही गेव मी नॉट ओनली फूड, उसने ना केवल मुझे भोजन दिया, बट ऑल्सो शेल्टर, निवास भी दिया। अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूं। देखो मैं 6 नंबर लिख देता हूं ताकि 6 नंबर कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहे। नॉट ओनली के साथ में आपका जो आंसर आएगा वो आएगा बट ऑल्सो, ये आपको ध्यान रखना है। नॉट ओनली का मतलब होता है न केवल, और ये होता है बल्कि, न केवल बल्कि। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, तुम सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा कोऑपरेशन रहा है। 11 वीडियोस अपलोड हुई हैं आपने यहाँ से, और 11 वीडियो में तुम इसको 900 के पास ले गए हो, तो बढ़िया बात है। चैनल लगातार ग्रो किया है और आप लोगों का सहयोग आगे भी बना रहेगा। बस देखो हम लोग इतना कर रहे हैं, तो आपको एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता। अब तो चैनल ज्यादा बड़ा नाम डालने की जरूरत नहीं है, आप ये नाम लिखोगे आलम सर इंग्लिश, इतने में आपको चैनल दिखाई देगा। हालांकि ट्यूटोरियल है इसके आगे, लेकिन ट्रेन में आने के बाद में क्या होती है, चीजें आसान हो जाती हैं। तो आप थोड़ा सा इसको और ट्रेन में लेके आई, मैक्सिमम लोगों को बताइए। मैं आपको हमेशा कहता हूं ये किसी क्लास नहीं है, किसी का सिलेबस नहीं है, जिसका जो सिलेबस है वो पढ़ते जाइएगा, हर एग्जाम का पार्ट है, ठीक है। आगे बहुत कुछ होगा, शुरुआत है। मैं आपको फिर हमेशा बोलता हूं, आप बिल्कुल पढ़ते रहिए, अपनी इंग्लिश इंप्रूवमेंट करते रहिए। बहुत लोगों के मेरे पास चला के फोन आ रहे हैं कि सर हमें अच्छा लग रहा है कि हमारा बच्चा, मतलब गांव में टीचर नहीं था, तो मतलब जाने आने बच्चे को इधर उधर से समस्या होती थी, अब घर बैठे क्लास ले पा रहा है, तो वो और लोगों को भी बताएं ताकि उनको और को फायदा मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक बात तो ये है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आएगा, ये इसका हिंदी में नहीं हो गया। अब एक बात और करता हूं, एक बात ये करूंगा, अगर नॉट ओनली के बाद में सब्जेक्ट अगर आता है कोई, फिर आएगा बट ऑल्सो। अगर ये वाक्य के स्टार्टिंग में अगर आते हैं और ये सब्जेक्ट टू हो गया, तो वर्ब इसके साथ में लगानी हो, तो ये भी ध्यान रखना, ये यहां लिख रहा हूं, सेकंड सब्जेक्ट जो है आपका, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लग जाएगा, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आपका वर्ब लग जाएगा, ये आप ध्यान में रखें। तो सीधा सा सवाल था, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। वर्ब एग्रीमेंट में अगर बात करें, जैसे आपने आइदर और नाइदर और में किया था, आइदर और आइदर के साथ और आता है, नाइदर के साथ नोर आता है, और नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आता है। यहां मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, ये भी आप लोग ध्यान रखें। एक जगह आप लिस्ट बना लेना, जैसे आइदर अगर आ रहा है तो उसके साथ में और आएगा, नाइदर अगर आ रहा है तो स्टूडेंट्स उसके साथ में नोर आएगा, नॉट ओनली अगर आ रहा है बट ऑल्सो आएगा, ठीक है ना। बोथ अगर आ रहा है तो यहां पे एंड आएगा, समझ गए।
सो अगर आ रहा है तो एज आएगा, एज अगर आ रहा है तो उसके साथ में एज आएगा। वर्ब अगर आपको लगानी हो, सब्जेक्ट 1 यहां पे हो जाएगा, सब्जेक्ट 2 सेकंड सब्जेक्ट, नाइदर नोर, यहां S1 यहां S2 सेकंड सब्जेक्ट, नॉट ओनली बट सब्जेक्ट 1 बट ऑल्सो के बाद सब्जेक्ट 2 सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। बोथ एंड सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 प्लूरल वर्ब फिक्स है, बहुवचन की क्रिया लेगा। शो एज ये सब्जेक्टिव कम बनते हैं, ये तो दोनों एडजेक्टिव के बीच में आएंगे, तो इसमें वर्ब का रोल नहीं है। तो ये 10th क्लास के हिसाब से भी वर्ब एग्रीमेंट का सवाल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाया। और 12th वाले बच्चे तो सीधा याद रख लें कि आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। मैं बार बार ये नाम इसलिए ले रहा हूँ 10th क्लास 12th क्लास, क्योंकि बोर्ड क्लास के भी टॉपिक्स हैं। भाई कंपटीशन में तो आपका पार्ट है ही है, इसमें तो कोई आपको सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। देखो कंपटीशन जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको पता है एनसीईआरटी बुक्स का क्या महत्व होता है, और एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो आरबीएससी के सिलेबस होते हैं उनका क्या महत्व होता है। तो ये आरबीएससी के टॉपिक्स हैं, उनको बिल्कुल क्लियर। इंग्लिश के रेट के मास्टर फैकल्टी जिसको बनना है, आगे जाके रेट की तैयारी कर रहा है, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, उन विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए ये टॉपिक जरूरी है। उन्हें 9th के 12th तक के सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। और तो आता ही है ग्रेजुएशन लेवल का, टीचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है, वो सब तो अलग चीजें हैं, वो तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये आपको क्लियर करना ही होगा, चाहे आज कर लीजिए या एग्जाम आने के बाद कर लेना, बट आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, फ्री में मिल रहा है। और कहते हैं ना, फ्री में कोई चीज मिलती है ना, तब हमें लगता है कि इनको ज्यादा जरूरत है। भाई जरूरत सबको होती है, हमें भी है, लेकिन आपको भी उतनी जरूरत होनी चाहिए। यही क्लासेज मैं आपको आज फिर बोल रहा हूं, किसी कोचिंग में जाके तुम पढ़ोगे, आपकी पेमेंट लगेगी, 3 दिन की क्लास होगी। मैं खुद यहाँ पे चूरू के अंदर दिल्ली स्टडी सर्किल में पढ़ाता हूँ, और यहाँ पे भी आप आओगे तो आपको पेमेंट के साथ में आपको पढ़ना होगा। और मैं सभी स्टूडेंट से मेरा ये निवेदन भी है कि कोई भी ऑफलाइन कोचिंग करना चाहे तो हमारे साथी फैकल्टीज हैं, डायरेक्टर और जो हमारे मित्र ही हैं, फैकल्टी हैं, दिनेश जी, उनका भी एक चैनल चलता है, मैथ वगैरह, रीजनिंग वगैरह, जीके वगैरह, ये क्लासेस हिंदी वगैरह की, एसएसजीडी की तैयारी कर रहा है, तो उनके लिए आप अभी दिल्ली स्टडी सर्किल के नाम से उनका चैनल है, तो आप देख सकते हैं और आप इनको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा इंग्लिश का प्लेटफॉर्म जो मैंने बनाया है, मैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए, कई के बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मैं रीट की तैयारी करता हूँ, मैं फर्स्ट ग्रेड करता हूँ, सेकंड ग्रेड करता हूँ, या एलडीसी कर रहा हूँ, तो मुझे ये पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूँ सबको सब पढ़ना चाहिए, और पढ़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो सवाल पे आता हूँ वापस, डियर स्टूडेंट्स। ये अपने छठा सवाल सोल्व किया है, 7वां सवाल। देखो स्टूडेंट्स, जहां चाह होती है ना, वहां राह होती है, ऐसा कहा जाता है। अरे ऐसा कहा जाता है। और जहां के अर्थ में वेहर का प्रयोग करते हैं, वेहन का प्रयोग जब के अर्थ में करते हैं, इनकी ज्यादा कोई बड़ी इंग्लिश नहीं है। वेहर का प्रयोग जहां के अर्थ में करते हैं और जब के अर्थ में वेहन का प्रयोग करते हैं, तो आंसर मेरा यहां पे वेहर आ जाएगा। और ये इसका कारण, दिनेश सर एक बार देखना सामने कुछ, ये चीज आप लोग ध्यान रखें कि जहां चाह होती है, ये क्वेश्चन भी है और आपको एक एडवाइस भी है। क्वेश्चन के साथ में आपको एडवाइस जरूरी है, क्योंकि जहां चाह होगी, यानी जब तुम करना चाहेंगे किसी काम को, तो बिल्कुल राह आपको मिलेगी। प्लेटफॉर्म बहुत है आज के टाइम। आज कोई ये स्टूडेंट ये बोल ही नहीं सकता कि मेरे पास पैसों का अभाव है इसलिए मैं नौकरी नहीं लग पा रहा हूं। ये बोलने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने अंदर चाहत क्रिएट कीजिए, जिद्दी बनिए, अपने आप से बनना पड़ेगा भाई, जमाना ही ऐसा है। और इस जमाने में लोग जिद करते करते असफल हो जाते हैं कई बार। तो इसलिए तुम तो कर ही नहीं रहे हो, फिर तुम अपने आप से कैसे कह पाओगे, कैसे आंसर दे पाओगे कि मैं तैयारी करता था या मैं कर नहीं पाया या मुझे रास्ते नहीं मिले, मेरी इंग्लिश ठीक नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, मेरी मैथ अच्छी नहीं थी, मेरी रीजनिंग अच्छी नहीं थी। ये कोई सुनने वाला है नहीं इस दुनिया के अंदर। बस सुनना है तो केवल अपने आप के
सुनना है और मेहनत करने लग जाना है। करना पड़ता है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ। हम लोग खुद ये जो क्लास तैयार करते हैं, देखो मेरा अकेले का योगदान नहीं है, इसमें पूरी टीम का सहयोग होता है, तब जाके एक क्लास आपको दे पाते हैं। और इस क्लास में भी कितनी मेहनत आप लगती होगी, आपको शायद इसका अंदाजा अभी नहीं है। कम से कम हमारे दिन के 3 से 4 घंटे एक क्लास को डाउन अपलोड करने में लग जाते हैं। तब जाके आपके पास कुछ कंटेंट मिलता है और उसके पीछे फाइनेंस भी लगता है और जो टीम भी लगती है। तो आपको क्या समझाऊँ मैं? मेहनत करिए, पढ़िए। अगला मेरा क्वेश्चन है, ही इज सो फेट। ये अच्छा सवाल आ गया। अब कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं सो आ गया एज कर दूं। मैंने कहा एज यहां पर नहीं आएगा, और क्यों नहीं आएगा इसकी भी मैं बातचीत करूंगा इसी कॉन्सेप्ट में। भाई मैंने क्या बोला, इसके अंदर एज नहीं आएगा और क्यों नहीं आएगा। चलो कंटिन्यू करते हैं। एज, सो के साथ में यहां पे एज नहीं आएगा। देखो यहां पे लिखा हुआ फेट, ही इज सो फेट, वह इतना मोटा है। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। अब यहां पर आप देखिएगा, सो के साथ में आपका आंसर यहां पे दैट आएगा। अब भी यहां पे सो के साथ में दैट क्यों आएगा, ये अपना प्रश्न है। ठीक है, तो ये लेते हैं स्क्रीन पे सवाल। अभी थोड़ी देर पहले आपको सो के साथ में एज समझाया था, और सवाल देख लेता हूं मैं कौन सा है अपना। सवाल 8वां है। यहां पे नंबर लिख देता हूं 8, और 8 के कॉन्सेप्ट पे हो जाते हैं शुरू। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद में सब्जेक्ट के बाद में कोई वर्ब आएगा, उसके बाद में सो आएगा। यहां पे इसका अर्थ होगा इतना, फिर यहां पे कोई आ जाएगा एडजेक्टिव, फिर आ जाएगा दैट, और इस दैट का यहां अर्थ होगा कि। उसके बाद में यहां पे सब्जेक्ट, अगर ये प्रेजेंट टेंस में है तो यहां पे कैन नॉट, और अगर ये वर्ब यहां पे पास्ट टेंस में है तो यहां पे कुड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। 12th वाले बच्चे बिल्कुल क्लियर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। स्टार लगा देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। सो के बाद में कोई एडजेक्टिव अगर आए और आगे कैन नॉट या कुड नॉट दे रखा हो, तो आपका यहां पे भरने के लिए कैन नॉट आना चाहिए, सॉरी दैट आना चाहिए। कैन नॉट आगे अगर आपको दे रखा है। सवाल यहां लिखा हुआ था, ही इज सो फेट, वह इतना मोटा है, दैट ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता है। होगा भाई मेरे जैसा कोई, ठीक है ना। तो वह इतना मोटा है कि वह दौड़ ही नहीं सकता है। और वो सवाल क्या था, ही इज नॉट सो फेट एज हिज ब्रदर। देखो क्या बातचीत हो रही है दोनों सवालों में, क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, इसके ऊपर मैं वार्तालाप यहां से आपसे कर रहा हूं। देखो सो के साथ में यहां पे दैट लगा हुआ है, यहां पे सो के साथ में एज लगा हुआ है। देखो भाई सो और एज जो आएगा ना, वो करेगा तुलना। और तुलना किस में होती है, या तो कोई सर्वनाम में होगी या कोई दो नाउन में होगी। समझ गए क्या मेरी बात? देखो यहां पे वह उतना मोटा नहीं है जितना उसका भाई है, इसका मतलब ये हुआ उसका भाई उससे ज्यादा मोटा है। इन दोनों में ही के अंदर और हिज ब्रदर में क्या हो गई, अरे क्या हो गई, तुलना हो गई ना। और वह इतना मोटा है कि, ये लिख दिया कि, तो ये वाली बात जो है, ये वाली बात इस बात का परिणाम है, रिजल्ट है। तो यहां पे सो और दैट को मैं ये कह सकता हूं क्या काम आएगा, रिजल्ट, यानी परिणाम को बताने के लिए आएगा। समझे? वह इतना मोटा है, इस मोटे होने का सॉरी रिजल्ट ये है, परिणाम ये है कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो सो और दैट बताएंगे रिजल्ट को, परिणाम बताएगा
अब आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कभी भी, सो के साथ में एज कब आएगा, सो के साथ में दैट कब आएगा। एक मेरे स्टूडेंट का मैसेज आ रहा था, सर स्पोकन के बारे में कुछ सोचिए। बिल्कुल देखो, अभी सारी चीज़ों के बारे में मैं सोचूँगा, अलग-अलग सारे वीडियोज़ बनेंगे, थोड़ा समय लगेगा। हर एक चीज़ के ऊपर एनालिसिस कर रहे हैं हम, क्या आपके लिए ज़रूरी है, कौन-सी चीज़ हमें पढ़नी चाहिए और क्या टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। ये पूरे कॉन्सेप्ट जा रहे हैं आपके सामने, पूरी की पूरी क्लास, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ, वैसा का वैसा आपको यहाँ पे कोशिश की जा रही है आप लोग तक कंटेंट को पहुँचाने की। ओके, मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट में 5-7 सेकंड का समय लगता है, फिर भी मैं आपको बा 2-4 सेकंड ज़्यादा ही देता हूँ। पढ़ते समय कभी भी क्लास को स्किप ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। पूरा पढ़ा करो, एक-एक पॉइंट को देखा करो, कौन से में क्या आ रहा है। 10 क्वेश्चन भी अगर आप ढंग से ईमानदारी से निकालोगे ना, तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी फीलिंग आएगा। यार हमने 10 पॉइंट सीख लिया आज, एज सीखा, सो एज सीखा, सो दैट सीखा, आई नाइदर नॉर सीखा, नॉट ओनली बट आल्सो सीखा, बोथ एंड सीखा। तो 10 पॉइंट भी अगर आप अपने आप में सीखते हो, तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। ये मेरा कंजक्शन का पहला ही क्लास है। आप सभी विद्यार्थी इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। अगला सवाल, ये मेरा स्क्रीन पे वापस आना पड़ेगा। यहाँ पे मैं आइदर और समझा के आया था आप लोगों को, ये मैं आपको सो दैट समझा के आया हूँ, ये मैं नॉट ओनली बट आल्सो समझा के आया हूँ, ये नाइदर नॉर समझा के आया हूँ, यहाँ पे एज ए समझा के आया हूँ, ये ऑल्दो या ये समझा के आया हूँ, ये बोथ एंड आपके समझ में आ गया, ठीक है। ये 5 सवाल हो गए और यहाँ पे ऑल्दो ये आ गया, ये वापस स्क्रीन पे दूसरा सवाल था ये आपका 8 नंबर सवाल। देखो स्टूडेंट्स, ये सवाल टेंस की क्लास में भी करवाया है मैंने, याद कीजिएगा, टेंस की क्लास में भी ये सवाल आपने किया है। अर्थ है आई हैव नॉट सीन नेहा, मैंने नेहा को नहीं देखा है। यहां पे मेरा आंसर जो आएगा वो आएगा सिंस, और यहां पे सिंस का अर्थ होगा जब से। आई हैव नॉट सीन नेहा सिंस सी वेंट टू अमेरिका, ठीक है ना। मैंने नेहा को नहीं देखा है जब से वो अमेरिका गई है। तो मेरे भाई मेरा आंसर यहां पे सिंस आ रहा है। अब थोड़ा सा इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। सवाल है 9 नंबर अपना, 9 नंबर सवाल पे हम लोग आएंगे अभी। सवाल नंबर 9, ठीक है। अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दे रखा है, बीच में सिंस आएगा, और उस स्थिति में आगे वाले में टेंस आपका पास्ट सिंपल होता है। ये टेंस की क्लास का वीडियो है, उसमें आप देखेंगे, आपके समझ में आ जाएगा। उस स्थिति में सिंस का जो अर्थ है वो होता है जब से। और पास्ट सिंपल के बारे में आपको पहले ही समझा चुका हूं, सब्जेक्ट के बाद में V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब हो जाएगा सब्जेक्ट हैज या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हो सकता है नेगेटिव वाक्य हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आप देखिएगा, आई हैव नॉट सीन नेहा, ये लिखा आपने सिंस सी वेंट टू अमेरिका। अर्थ बन गया मैंने नेहा को नहीं देखा है जब से वह अमेरिका गई है। तो मेरे भाई ये सिंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर भी हो जाना चाहिए, और इसका आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास ले लीजिएगा। देखो मेरी हमेशा कोशिश रहती है आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए अपनी यूट्यूब के माध्यम से, घर बैठे आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकें। पूरा स्क्रीन आपके सामने है, एकदम क्लियर आपको दिख रहा है जहां तक मैं देख पा रहा हूं, और जहां तक मुझे फीडबैक्स आए हैं कोई वॉइस की प्रॉब्लम कहीं नहीं है। तो जैसे एक ऑफलाइन क्लास की तरह आप पढ़ रहे हैं, घर बैठे आप पढ़ रहे हैं, इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती है। तो और आप लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग रहा है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इतने कम दिनों में एक बुलंद ऊंचाइयों पे एक क्लास जा रही है, और उम्मीद है राजस्थान के, इंडिया के और विद्यार्थियों को इन क्लासेस से फायदा मिले, यही मैं सोच के मेहनत कर रहा हूँ।
आप सबको तो जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे से पढ़ने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों को तो घर पे सपोर्ट मिल ही रहा है। मेरा एक और उद्देश्य भी है, वो स्टूडेंट जो किसी भी कारण से इंग्लिश में कमज़ोर रह गए हों, अपने टाइम में को देखो वजह बहुत सारी हो सकती हैं, हिंदी मीडियम मिला, टीचर की मतलब कई बार वहाँ पे पूर्ति नहीं हो पाई पुराने टाइम में, ये भी रीज़न्स रहे हैं, मुझे पता है, आई नो दैट। तो उस स्थिति में आज वो कॉम्पिटिटर हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स को बिल्कुल मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आना चाहिए और आप अगर हो, तो आपको दूसरे लोगों को भी बताना चाहिए और आपको बिल्कुल सारी चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर करवाई जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखो, ये मैं आपको अभी सो दैट का कॉन्सेप्ट समझा के आया था। 8 9वां सवाल भी अपना क्लियर हो गया। 10 नंबर सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है। मैनी थिंग्स हैव हैपेंड। ये बिल्कुल 9th सवाल का कॉपी ही है, इसको मैं अलग से स्क्रीन पे जाने की आवश्यकता नहीं करूंगा। आई हैव मैनी थिंग्स हैव हैपेंड। बहुत सारी चीजें घटित हो चुकी हैं। आई मेट यू लास्ट। जब मैं आपसे लास्ट बार मिला था, उसके बाद में, तो भाई ये आपका पास्ट सिंपल टेंस हो गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। जो कॉन्सेप्ट आप अभी पढ़ के आए हो वो कॉन्सेप्ट है। इस स्थिति में यहां पर भी आपका आंसर सिंस आ जाएगा, यहां पर भी आपका आंसर सिंस आ जाएगा, बिल्कुल आप ध्यान में रखें। तो ये कर दिया सवाल। 11 सवाल नंबर सवाल आप खुद कर सकते हो स्टूडेंट्स। आप जब आप 8 नंबर सवाल करोगे तो 11 सवाल आपको कॉपी नजर आ रहा है। ये कह रहा है आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूं, और इसका रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है, मैं इतना थका हूं कि आई कांट वॉक एनी मोर। तो यहां पर मेरा आंसर जो है वो आएगा दैट, और इसका ये कारण है भाई, मैंने क्या बोला, मैं इतना थक गया हूं कि मैं और नहीं चल सकता हूं। ठीक है ना। इसमें यहां पे लिखा हुआ है मैं इतना थक चुका हूं कि मैं और नहीं चल सकता हूं, तो यहां पे आपका आंसर दैट आना चाहिए, क्योंकि यहां पे सो के बाद में ये टायर्ड जो शब्द है मेरे भाई वो एडजेक्टिव है, समझ गए, और एडजेक्टिव है, और यहां पे दैट इसका परिणाम है। इसके बाद में ये वाले जो क्लोज बोल रहा है ना, ये इसका परिणाम है, ये इसका रिजल्ट है। स्क्रीन पे 11वां सवाल लिखा गया है। 11 तक सवाल एकदम एक एक सवाल आपको सोल्व करवाया है। बिल्कुल पूरा जम के इस क्लास को पढ़िए, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको जैसे जैसे आप पढ़ेंगे। मैं वैसे नहीं पढ़ाता हूं जैसे मतलब आपको थ्योरेटिकल पॉइंट से लियो, एक एक सवाल पे आप लोगों को थ्योरी से साथ में करवाई जा रही है। अब आप समझ सकते हो कितनी मेहनत इसमें लगती होगी, बार बार 2 दिन बार पानी पीना पड़ रहा है, तो क्लास जब लंबा क्लास चलता है तो इसमें ये सब चीजें हम पेश करते भी हैं। अब देखो, वापस आते हैं स्क्रीन के ऊपर, अगला स्क्रीन खोलते हैं, ओपन करते हैं। ये सारे आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं मैंने। सवाल 5 तक हो गए थे अपने यहाँ पे आप पढ़े थे, ये देखो गई स्क्रीन यहाँ से, अभी गया 11 नंबर यहाँ पे आ गया है। ये आपका सिंस वाला एग्जाम्पल आया था, यहाँ पे मैंने नया पेज लिया था ये वाला, फिर यहाँ पे कोई नया पेज आ गया था, ये आ गया 12 नंबर सवाल। सवाल लिखा हुआ है यू मे स्टे विद अस। 12 नंबर सवाल, तुम हमारे साथ ठहर सकते हो, इफ यू विश। आंसर यहां पे इफ आएगा, अगर तुम्हारी इच्छा हो। देखो, एक वर्ड होता है इफ और एक वर्ड होता है अनलेस। इफ एक कंडीशनल वर्ड है, इसका हिंदी मीनिंग होगा यदि, और अनलेस का मतलब होगा यदि नहीं। अनलेस आता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, नकारात्मक जब बातें करेगा अनलेस का प्रयोग लेगा, और इफ आएगा तो यहां पे आप समझ लेना वो मतलब आपका कंडीशनल है, शर्त को बताएगा, कंडीशनल शब्द है। इफ आपका कंडीशनल वर्ड है, शर्त को बताने के लिए आएगा। तो अनलेस, अब यू मे स्टे विद मी, आप मेरे साथ ठहर सकते हो,
अगर मैं यहाँ पे अनलेस करता हूं तो ये मीनिंग क्या देगा, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है। हम कैसे बोलेंगे भैया ऐसी, अगर तुम्हारी इच्छा हो, तो अगर तुम्हारी इच्छा हो, ये तुम्हारी कंडीशन हो गई। इस कारण से मैंने यहां पे इफ का यूज किया है। 12 नंबर सवाल, 13 का सॉल्यूशन। किताबों में सब लिखा है, किताबें ही बोलती हैं, और हम यहाँ पे एक एक सवाल के साथ में आंसर आप लोग लेके आते हैं। तो ये फायदेमंद होगा आपके लिए बिल्कुल। कमेंट करके आप जरूर हमें थोड़ा हौसला बढ़ाया करो, कैसा आप लोग फील कर रहे हैं, कैसा आपको क्लासेस लग रही हैं। और देखो, आप लोगों का एक कमेंट हमें आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करके जाता है, और हम आपके लिए एक नए प्लेटफॉर्म के साथ में नए नए वीडियोस लेके आते हैं। 13 नंबर सवाल, द वुमेन इज लीन, औरत दुबली पतली है लेकिन स्ट्रोंग है। बट सीधी सी बात होती है, लेकिन के अर्थ में आता है, ठीक है, लेकिन वो मजबूत है। स्ट्रोंग उसके आइडिया होंगे, स्ट्रोंग उसके विचार होंगे, तो यहां पे बट आ जाएगा। और एंड का मतलब तो और होता है, तो कॉन्ट्रास्ट ही करेगा बट आपका। तो ये 13 भी हो गया। स्केर्सली, स्केर्सली जब भी आए उसके साथ में हार्डली या स्केर्सली के साथ में देन लगेगा। और नो सुनर अगर आए, दोनों को सवाल को सोल्व करूंगा, नो सुनर अगर आए तो उसके साथ में वेन लगेगा। अब आ जाइए 14 नंबर और 15 नंबर सवाल को सोल्व करने के लिए एक स्क्रीन के ऊपर। हार्डली और स्केर्सली के बाद में एचवी, फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी आई है, मैं यहां पे वर्ब लिख दूं, ठीक रहेगा, मैन वर्ब, और इसके साथ में आप लगाइएगा देन। और एक याद रखना, इनके अंदर, ठीक है, सब्जेक्ट के पहले एचवी तो आता है लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा एंड में, ये ध्यान रखना है। और नो सुनर से वाक्य प्रारंभ होकर आया है, नो सुनर अगर वाक्य की स्टार्टिंग में है, फिर भी आपका सब्जेक्ट के पहले एचवी आएगा, लेकिन इसके साथ में ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है स्टूडेंट्स, यहां देन है, सॉरी, ठीक ही है, और यहां पे नो सुनर, नो सुनर के साथ में देन है, और हार्डली और स्केर्सली के साथ में वेन है। मुझे एक बार स्क्रीन देखना पड़ेगा। अच्छा, ये नो सुनर के साथ में हार्डली और स्केर्सली के साथ में आपको वेन लगाना है, ये गलत, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, और यहां पर नो सुनर के साथ में देन आपको लगाना है, ठीक है। नो सुनर हैड द क्रिकेट मैच बिगन, क्रिकेट मैच शुरू ही नहीं हुआ था, इट स्टार्टेड रेनिंग, बरसात शुरू हो गई। और हार्डली डिड आई स्टेप आउट ऑफ माई हाउस, मैंने घर से कदम बाहर रखा ही था, इट स्टार्टेड रेनिंग। 16 नंबर सवाल, आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल कम और नॉट, मुझे इस बात का श्योर नहीं है, अंदाजा नहीं है कि वह आएगा या नहीं आएगा। वेदर के साथ में आपको लगाना होता है और नॉट, ये विकल्प देता है, चॉइस करता है। सवाल तो आज का 17वां सवाल है। वी प्रिपेयर फास्ट पीसेज, वी कैन नॉट प्रिपेयर फास्ट बॉलर्स। अब देखो, मैं बोल के आया था नेगेटिव बात, अनलेस की बात बोल के आया था, और अनलेस जो है वो यदि नहीं की बात करता है। अनलेस वी प्रिपेयर फास्ट पीसेज, जब तक हम फास्ट पिच तैयार नहीं करेंगे, वी कैन नॉट प्रिपेयर फास्ट बॉलर्स। आगे वाली क्लोज अगर नेगेटिव में है, ये ध्यान रखना, आगे वाली क्लोज अगर नेगेटिव में है और इस तरफ हमें अनलेस ही लगाना होगा, इफ से वहां पे काम नहीं चलेगा, तो यह अनलेस। अगर हम फास्ट पिचेस तैयार नहीं करेंगे तो हम फास्ट बॉलर्स तैयार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यहां पे मेरा आंसर आ जाएगा अनलेस। ये मैंने आपको स्क्रीन, और ये लास्ट स्क्रीन अपनी आज की, शायद एक स्क्रीन और है मेरे हिसाब से, लेकिन ज्यादातर आंसर अब आपको आएगा। 9th वाला, 18th वाला, देखो आप अभी समझ के हैं, नो सुनर के साथ में क्या लग जाना चाहिए, देन लग जाना चाहिए, टाइम नहीं लगे अपन, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट अपन समझ ले, उन सवालों में क्या टाइम लेना है। ओपन रिव्यू की इज बेटर, बेटर देन सीक्रेट लव, बेटर कंपेरेटिव डिग्री है, आता है, ध्यान रखना। आइदर के साथ में हमेशा और आएगा, पहले ही समझा चुका हूं, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। द बॉक्स वॉज सो हैवी,
बॉक्स इतना भारी था, कॉन्सेप्ट समझ लेना आप जाके सो और दैट का कॉन्सेप्ट क्या है, आज की क्लास में समझा के दैट आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द प्लेस, ये वो स्थान है जहां पे उसको मर्डर किया गया था। वेयर स्थान को बताएगा, आज की क्लास में समझाया है, वेयर स्थान को बताएगा, वेहन टाइम को बताएगा। वेहन आता है टाइम को बताने के लिए और वेयर आता है प्लेस को बताने के लिए। ये वही स्थान है जहां उसका मर्डर किया गया था। द ट्रेन है डिपार्टेड, ये वाला सवाल देख लो यहाँ पे 23 नंबर सवाल को यही समझा रहा हूं। पास्ट परफेक्ट टेंस, टेंस की वीडियो में पढ़ा है ये टॉपिक पूरा का पूरा, प्लस बिफोर आएगा और उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस रहता है, अक्सर देखने को मिलेगा आपको। पास्ट परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, सब्जेक्ट हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, और पास्ट सिंपल की अगर बात करें तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है। दोनों चीजें अच्छे से क्लियर कर लें। द ट्रेन है डिपार्टेड, ये सवाल यहां पे लिखा हुआ है, ट्रेन रवाना हो चुकी थी। बिफोर वी रीच स्टेशन, हमारे स्टेशन पहुंचने से ही पहले। तो बिफोर वाला कॉन्सेप्ट आपको समझा चुका हूं। हाँ, ये ध्यान रख लेना, आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट है तो पास्ट सिंपल टेंस पहले आ जाएगा और पास्ट परफेक्ट टेंस आगे चला जाएगा। ही सैट डाउन, वह बैठ गया, एज ही वॉज टायर्ड, एज का अर्थ क्योंकि के अर्थ में भी आता है, ठीक है, एज का अर्थ क्योंकि के अर्थ में भी आता है, और ये कारण बताता है, रीजन बताता है उस टाइम, क्योंकि वह थक चुका था, ठीक है ना, वह थक गया था, इस कारण से वह बैठ गया। ही सैट डाउन, वह बैठ गया क्योंकि वह थक चुका था, तो उसके बैठने का ये कारण रहा है। एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट, आज की अंतिम स्क्रीन आपके सामने है, 25 और 26। आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने उसको नहीं देखा है, दैट फॉर्चून इवेंट हैपेंड। देखो मेरे भाई, सब्जेक्ट है, हैज या हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहां पे सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ये आपका पास्ट सिंपल टेंस हो गया, ये टेंस से भी जुड़ा हुआ टॉपिक है कहीं ना कहीं। तो ये इसका मतलब मैंने उसको नहीं देखा है जब से वो मतलब अनफॉर्चुनेट दुर्घटना हुई है, मतलब एक प्रकार से। तो यहां पे आपका आंसर वही वाला आपका सिंस आ जाएगा, ये यहां पे आंसर है। ही डाइड इन द विलेज, देखो वह उसी गांव में मर गया जहां वह पैदा हुआ था, जहां के लिए आपको पहले भी सिखाया है आज की क्लास में, जहां चाहा है वहां रहा है। पिछली स्क्रीन आप देख के आएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, बार बार बताया गया है, वह स्थान को बताता है और वह टाइम को बताता है। तो मेरे भाई, आज की अपनी क्लास ओवर कर रहा हूं मैं, ठीक है। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करना ज्यादा से ज्यादा, आलम सर इंग्लिश ट्यूटोरियल, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाना, जिसको अपन शेयर बोलते हैं। तो मैं लास्ट टाइम आप लोगों से एक ही निवेदन है, आपने वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से आप लोग सभी विद्यार्थी बताएं कि आपको कैसा लगा। पिछले वीडियो पर एक मेरे स्टूडेंट का कमेंट आया था, उसको आप जरूर जाके देखना, वो आपको घर में जो तैयारी करने वाले हैं उनको बिल्कुल हौसला देके जाएगा। वो एक स्टूडेंट 2022 का मेरा 12th का स्टूडेंट रहा था, वो उसका ही कमेंट था कि सर मेरा आर्मी क्लर्क में सिलेक्शन हुआ है। आर्मी क्लर्क, मैं आपको बता दूं, आर्मी क्लर्क में इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि जो पेपर होता है 200 नंबर का, उसके अंदर 100 नंबर की इंग्लिश रहती है। अब आप सोच लीजिएगा, 100 नंबर में से 200 में से 100 नंबर इंग्लिश अगर है तो 50% वेटेज तो इंग्लिश का रहेगा ना वहां पे, और जिस विद्यार्थी का इंग्लिश अच्छा होगा वही कैंडिडेट आगे निकल सकेगा। तो यहाँ पे उस विद्यार्थी का यही कहना था कि आपकी वजह से मैंने 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और आपका पढ़ाने का तरीका और वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसा वो फील करते हैं, मेरे मुझसे बताने से कोई बात नहीं है। तो उनको अच्छा लगा, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा कमेंट किया सोनू फौजी के नाम से, तो वेरी गुड, आई फील सो गुड। और मेरे पुराने विद्यार्थी जो भी नौकरी लगे हैं, आर्मी, बैंक, एसएससी, जहां पर भी गए हैं, तो उनसे भी मेरा एक ही निवेदन है कि वो भी कमेंट करके जरूर विद्यार्थियों को बताया करो, ताकि
अन्य जो स्टूडेंट पीछे आ रहे हैं उनको एक अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो, हँसते रहो और अपनी तैयारी करते रहो। ओके, थैंक यू।